आज के शो में रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स के एतराजात, इस्लामाबाद में जायदाद के वैल्यूएशन टेबल्स मौतल, मार्केट वैल्यूज का दोबारा जायजा लेने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। इस्लामाबाद में जो रियल एस्टेट वैल्यूएशंस हैं वो पहले तो सवाल ये है कि आखिरकार जब पूरे मुल्क की हुई तो इस्लामाबाद की क्यों नहीं हुई, और फिर जब वैल्यूएशन टेबल्स आए तो वो इस तरह के उसमें नॉर्मलीज क्यों थी कि एतराज़ात हुए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, वो एतराज़ात क्या थे, और उसके बाद ये जो इल प्लानिंग है इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, मुस्तकबिल का मंजरनामा रियल एस्टेट के हवाले से इन पर्सपेक्टिव टू इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर पूरे मुल्क के हवाले से एहसन मलिक साहब तज़्ज़िया-निगार है, रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मतलब ये पहले मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के जो ख़ास तौर पर जो पूरी ट्रेजेक्ट्री थोड़ा बताइएगा। ये जो नवंबर 2024 में एक जो जब वैल्यूएशन टेबल्स आए वहां से स्टार्ट करते हुए कि इस्लामाबाद के क्यों नहीं आए, और फिर उस जब आए तो फिर कैसे आए और क्या एनोमलीज थी उसमें और क्या वजह हुई जिस वजह से उनको वापस लिया गया, मुअत्तल किया गया, ये पूरी ट्रेजेक्टरी थोड़ा समझाइएगा अहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान भाई, बात ये है, आपने जैसे कहा अपने इंट्रो में कि पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन नवंबर 2024 में हुई, तो अभी अचानक एफबीआर को वही नाजिल हुई या कोई इल्हाम हुआ तो उन्होंने एक 8 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन एफबीआर के पोर्टल पे बड़ी छुपा के, जहां पे यूजुअली जो लगते हैं ये एसआरओ, वहां पर नहीं, एक डिफरेंट जगह पे प्लेस किया ताकि लोगों को पता ना चले। ये तो 10 तारीख की सुबह मेहताब हैदर साहब जो द न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं और सुहेल सरफराज साहब जो बिजनेस रिकॉर्डर के हैं, उनकी खबर से 10 तारीख को लोगों को पता चला कि एफबीआर ने इस्लामाबाद के नए रेट नोटिफाई कर दिए। उसके बाद एकदम क्योस क्रिएट हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये बनी कि जो लोग ट्रांजैक्शंस के लिए सीडीए में, डीएचए में आए हुए थे, तो वो 8 तारीख से रेट्रोस्पेक्ट, एक तो ये हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है, हर चीज का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना चाहते हैं। जब 7E लॉन्च किया तब भी इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला। ये एफबीआर का जो एसआरओ आया इसकी भी इंप्लीमेंटेशन रेट्रोस्पेक्टिव डाली 8 दिसंबर से। तो उसके ऊपर रियल एस्टेट कम्युनिटी ने बड़ा एहतजाज किया, इस्लामाबाद चेंबर ने एहतजाज किया, हम तमाम लोगों ने इसके ऊपर बातचीत की। यानी आप कह रहे हैं सहाफियों के खबर से पता चला ये जो कंसल्टेशन का जो प्रोसेस होता है इस वैल्यूएशन टेबल के लिए, वो हुआ या नहीं हुआ आपके एफबीआर के साथ आप लोगों का? 2 माह पहले हमें एक दफा बुलाया गया कि हम वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं। हमने जाके अपनी तजावीज़ उनको सबमिट करवाई और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको प्लान करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक चीज़ पॉइंट आउट की कि जब नवंबर 2024 में वैल्यूएशन हुई तो उसमें इस्लामाबाद के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने सिग्नेचर किए, उस वक्त के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सिग्नेचर किए और वो बोर्ड में भिजवा दिए गए। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उस टाइम पे किसको ये फेवर देनी थी कि इन्होंने इस्लामाबाद की वैल्यूएशन का नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि उसका टैक्स बच जाए। तो वो तो शायद आइडेंटिफाई ना हो पाएगा, क्योंकि ना ये लोग कोई डाटा शेयर होता है पब्लिक के लिए तो हम पॉइंट आउट कर सकें। बट एक चीज उसमें बड़ी क्लैरिटी आई, वो ये आई कि जब हमने ये चीजें हाईलाइट की तो आपने डेफिनेटली एसआरओ देखा होगा जो जिसमें वैल्यूएशन को सस्पेंड किया गया। तो उन्होंने सबसे ऊपर जो पहली 2 लाइनें थी, उन्होंने कहा नवंबर 2024 में इस्लामाबाद का वैल्यूएशन टेबल इस वजह से नहीं आया कि कुछ एप्लीकेशंस एफटीओ में फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन इस्लामाबाद ने पेंडिंग पड़ी थी, तो हमने इस वजह से उस वक्त वैल्यूएशन नहीं की। बट अभी जो वैल्यूएशन हुई है उसमें अनोमलीज हैं, तो हम 31 जनवरी तक का आपको टाइम देते हैं। मतलब एफबीआर और स्टेक होल्डर आपस में कंसल्टेशन करने के बाद तो हम नई वैल्यूएशन को नोटिफाई कर देंगे। लेकिन ये जो एफटीओ वाली बात थी, ये वाकई में ये बात थी या कोई और मामला था जो नवंबर 2024 के जो इनिशियल वैल्यूएशन थी उसमें इस्लामाबाद को छोड़ दिया गया था? क्या वजह थी? सैफान भाई, मैंने तो वो सच्ची बात है जितने भी मीडिया पे बात की है उसमें मैंने तो यही मेंशन किया है कि ये किसी को फेवर देनी थी, किसी ने, बड़े आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदनी थी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो ब्यूरोक्रेट था,
वो एफबीआर का एम्प्लॉय था या वो कोई पॉलिटिशियन था। तो अब ये तो एफबीआर ही बता सकता है कि इस टाइम पीरियड में इस्लामाबाद में किसने प्रॉपर्टी खरीदी, बट उन्होंने अपने गले से घंटी उतार के एफटीओ के गले में बांध दी कि हमने जो वैल्यूएशन नहीं की उसकी जिम्मेदार एफटीओ है। अब ये तो एफटीओ को चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करे। अब वो रिसेंटली जफर इकबाल हिजाजी साहब ने अभी मेरे ख्याल 2 दिन हुए चार्ज लिया है, इससे पहले आसिफ जा साहब थे। तो अब उनका कोई एफटीओ का नुमाइंदा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन अगर इशू कर दे कि नहीं जी हमारे पास तो कोई पेंडिंग नहीं थी, तो फिर शायद एफबीआर को थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। वैसे शर्मिंदा होते नहीं है ये लोग एफबीआर वाले। सही नहीं, लेकिन ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, यानी जो आप बता रहे हैं बात, मैंने सुना भी आपकी मीडिया टॉक्स में गुफ्तगू के ये तो फिर एट द हाईएस्ट लेवल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि एक पूरे जो कैपिटल टेरिटरी आपकी इस्लामाबाद की है उसका नोटिफिकेशन वैल्यूएशन का रोक दिया जाता है और पूरे मुल्क का आ जाता है। अब कहा जा रहा है कि एफटीओ की वजह से था, लेकिन मामला था किसने खरीदी क्या नहीं, किसको यानी एफबीआर के अफसरान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कौन आपके ख्याल में रडार में आना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले से? सर बेसिकली तो जो उस टाइम पे जो भी एफबीआर के इन मामलात को, मतलब जो मेंबर पॉलिसी हैं, मेंबर ऑपरेशंस हैं, वो इन्हीं लोगों की कंसल्टेशन से वैल्यूएशन के एसआरओ इशू होते हैं, उनकी बात पुरस होनी चाहिए। पर कहां यहाँ पे एफबीआर से कौन पूछेगा सिफान भाई? इधर लाहौर में रिफंड के ऊपर एफबीआर वालों ने आपस में एक दूसरे पे गोलियां चला दी, उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। वो गृह एसी वालों का रिफंड था, उन्होंने कहा जी पता नहीं 8 करोड़ के 10 करोड़ रुपए रिश्वत का मामला था, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये तो बड़ी वैसे ही बड़ी छोटी चीज है, और वैसे भी प्रॉब्लम पब्लिक के लिए है ना, किसी ब्यूरोक्रेट के लिए तो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो हमारा तो काम ही यही है पब्लिक को अजाब में डालना, अपनी ऐसी पॉलिसीज इश्यू करना जिससे पब्लिक अजाब में पड़ी रहे और वो पैनिक में रहे। अच्छा, और ऐसा साहब अब जो ये इशू हुए, ये जो पहला नोटिफिकेशन आया जिसको बाद में मुअत्तल किया गया, इसमें क्या एनॉमलीज थी? ये जो मार्केट रेट्स, जो एफबीआर रेट्स थे मार्केट रेट से ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट थे, क्या था मामला? हुआ क्या था? जो स्टेक होल्डर्स को एतराजात थे और किन सेक्टर्स में एतराजात थे बताइएगा, किसका फायदा इधर था? ये जो रेट आए थे ये किसने बनाए थे, कैसे बने थे ये वाले रेट्स? अच्छा, बात ये है सिफान भाई, जहां तक रही बात फायदा किसको था, फायदा डेफिनेटली एफबीआर को था, जो उन्होंने इतनी ऑब्नॉक्शियस किस्म की वैल्यूएशन अनाउंस की कि जो मैं अभी परसेंटेज बोलूंगा, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अवेलेबल है कि डिफरेंट जगहों पे 100% से लेके 1200% तक इन्होंने वैल्यूएशन बढ़ाई, और जो वैल्यूएशन बढ़ाई उसमें ये मार्केट रेट से ऊपर चले गए, मार्केट रेट को भी क्रॉस करके। मतलब डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास बनी हुई है लिस्ट, आप कहेंगे मैं आपके चैनल पे भिजवा दूंगा, तो आप बेशक उसको नेक्स्ट प्रोग्राम में पब्लिश भी कर दीजिएगा, लोगों को दिखा दीजिएगा। बट मेरा हमेशा से ये मानना है सिफान भाई कि एफबीआर का ये काम नहीं है वैल्यूएशन, ना उनके पास एक्सपर्टीज हैं, ना उनके पास क्वालिफाइड लोग हैं, ना उनके अदारे में कोई ट्रांजैक्शन होती है। बट समहाउ हमारे प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास जो इख्तियार आ जाए वो इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं होता। आपने ये लास्ट बजट देखा, आज 5 माह गुजर गए हैं, जुलाई से लेकर नवंबर तक, ठीक है, आपके रेवेन्यू में कितनी शॉर्टफॉल है जो एफबीआर को सुबकी देखनी पड़ रही है। रियल एस्टेट पहले के मुकाबले में कितना रेवेन्यू इन 5 माह में 103 बिलियन रुपीस इकट्ठे हुए हैं, जबकि इससे पिछले साल में अगर आप कंपैरिजन करें तो इससे ज्यादा थे। उसके बाद 28% जो ट्रांजैक्शन है वो इन 5 माह में पिछले फाइनेंशियल ईयर के निस्बत में 28% परचेजेस कम हुई हैं। तो पता नहीं जो अरबाब इख्तियार हैं, जिन जो मुल्क की इकॉनमी को लेकर चलना चाहते हैं, वो किस किस्म की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं, अरबाब इख्तियार जो है वो तो बार बार एक ही वो अनडॉक्यूमेंटेड और ये और वो जो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। रियल एस्टेट का नाम आता है, वो अनडॉक्यूमेंटेशन और इसको यूं करेंगे तो ये करेंगे,
तो वो इस मिथ से या इस परसेप्शन से नहीं निकल पा रहे आगे। वो क्या पॉलिसी साजी होगी, क्या यानी ऐलानात भी होते हैं तो वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट और अनडॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट और अनडॉक्यूमेंट, यही मामला घूम रहा है साइकिल की तरह। एहसान साहब, सैफान भाई, अनडॉक्यूमेंटेड एग्रीड किसकी नालायकी है? एग्जैक्टली मैंने करना है, सैफान साहब ने करना है? अगर तो हमने करना है तो हम कसूरवार हैं। अगर आप गवर्नमेंट में बैठ के भी चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करते और इंटेंशनली नहीं करते, मतलब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सोसाइटीज का नाम नहीं लेता, मतलब एफबीआर हेडक्वार्टर यहां पे है, इनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद पिंडी में इतनी मशरूम ग्रोथ है सोसाइटीज की, बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स की, कोई टैक्स नहीं देता। मैं एग्री करता हूं, क्योंकि आप उनको टैक्स नेट में रजिस्टर ही नहीं करते। आपके जो चीफ कमिश्नर साहिबान हैं, इनको क्या, आपका क्या मतलब है कि इनको नहीं पता कि यहां पे किसने सोसाइटी बनाई है, यहां पे किस बिल्डर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है? उनसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। मुझे तो समहाउ ऑनेस्टली ये शक पड़ना शुरू हो गया है कि ये जो डीएचए है, मतलब बाज एरियाज उनके ऐसे हैं, मतलब जैसे आपका डीएचए सिटी कराची है, शायद उसका सेक्टर 17 को भी 5 साल लगेंगे डेवलप होने में, बट वो आज 236 के सी लेता है। लाहौर डीएचए फेज 10 है, 5 साल लगेंगे उसको डेवलप होने में, बट आप कोई भी चीज परचेज करते हैं आपको टैक्स पे करना है। या तो इस मुल्क में 2 कानून है, डीएचए के लिए कानून अलग है और प्राइवेट डेवलपर्स के लिए कानून अलग है, क्योंकि बाकी डेवलपर्स नॉन डेवलप प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स पे नहीं करते। जो इंस्टॉलमेंट पे फाइलें बेची जाती हैं उनसे कोई 236 के नहीं लिया जाता, उनसे कोई 236 सी नहीं लिया जाता। ये चेयरमैन एफबीआर को नजर नहीं आता, ये फाइनेंस जो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं बिलाल अजहर क्यानी साहब, उनको नजर नहीं आता, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को नजर नहीं आता, और पीएम साहब वैसे ही हमारे मासूम आदमी हैं, उनके पास और बहुत काम है, तो वो तो ये चीजें नहीं देख सकते ना। तो बाकी जितने ये साहिबान के नाम मैंने आपको बताए हैं, उनको ये नजर ही नहीं आ रही चीजें। और फिर रोना यही है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, ब्लैक मनी पार्क होती है, नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। बस आप इनसे बहाने सुन लें, काम की मर्तबा इनसे काम नहीं होता। नहीं, मैं वो तो वैसे मैं बताऊं, गोल्ड और डॉलर में भी बड़ा पैसा इस वक्त पार्क हो रहा है वो, और इसमें भी रियल एस्टेट पे भी है वो, नो डाउट, लेकिन गोल्ड और डॉलर में भी है। और वो हमारे सामने कि किस तरह उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी हमारी गवर्नमेंट ने, रियासत ने। लेकिन ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मेरे ख्याल से ये तो एक मजाक सा हो रहा है कि नवंबर में इस्लामाबाद का नहीं आता, फिर एफटीओ पे डाल दिया जाता है, फिर आता है तो फिर एक दिन बाद वापस ले लिया जाता है कि ये जी के ये रेट जो है वो ज्यादा हो गए। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि खेला जा रहा है इस वक्त। ये पॉलिसी साजी है, कौन लोग बना रहे हैं ये पॉलिसियां, कैसे बना रहे हैं पॉलिसियां, और फिर स्टेक होल्डर्स को राय लिए बगैर, और एक आप कह रहे हैं कि 100% 1200% ऊपर कर दी गई, मार्केट वैल्यू से भी ऊपर ले गए। तो ये तो बच्चे बैठ के जो पॉलिसी बना रहे हैं, कौन है इस पर जो ये फैसला साजी कर रहा है रियल एस्टेट के हवाले से? सर देखिए, बात ये मैंने आपको जैसे पहले बताया, काम तो ये मेंबर पॉलिसी का है, मेंबर ऑपरेशंस का है, और अगर आप टॉप की बात करेंगे तो फिर वो चेयरमैन एफबीआर साहब हैं। अब आप जिसको मर्जी इसमें से ब्लेम कर दें कि विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट सिग्नेचर्स आपने कैसे अनाउंस कर दी वैल्यूएशन, मतलब इस चीज का प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए। जो आप लोगों से आपने कई सर ये इस्लामाबाद की साइन भी लिए थे सैफान भाई, ये इस्लामाबाद की वैल्यूएशन, इस्लामाबाद की वैल्यूएशन थी, कोई चीचा वतनी की नहीं थी कि सब ने आंखें बंद की हुई थी। मतलब ये क्या समझ रहे थे कि हम इस्लामाबाद की, चीचा वतनी भी मुल्क का ऐसा है, मतलब ऐसे कई की भी पॉलिसी, चीचा वतनी की होती तो शायद खामोशी से मामला दब जाते। मतलब मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं, मीडिया ने जिस तरह टाइमली रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से इस इशू को हाईलाइट किया, तो वो काबिले दाद है और काबिले तहसीन है। और हमारे जो दोस्त थे जिन्होंने इस पे आवाज बुलंद की, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, ताकि एफबीआर को आइंदा इस चीज का एहसास हो। मतलब उनको आईएमएफ का प्रेशर उनके ऊपर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का था, उनको अचानक ख्याल आया कि अब आईएमएफ ने एक तो वो एक किताब छाप के जिसमें 5300 अरब की उन्होंने करप्शन बता दी है, उसके बाद तो ये बुखला गए ना सारे। मतलब 7 अरब 20 करोड़ की पाकिस्तान में रोजाना रिश्वत दी जाती है। ये आपकी आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है आपके अदारों के बारे में।
तो उस बौखलाहट में सब कुछ ये हो रहा है। लेकिन ये जो IMF का आपने जिक्र किया, तो IMF के जो मुतालबात थे, सिफारिशात थे रियल एस्टेट को लेकर, तो वो फिर उन मुतालबात, उन सिफारिशात का क्या हुआ वो, और उस हवाले से गवर्नमेंट ने आपसे कंसल्ट किया, क्या मामला हुए, वो मामला कहां पर है इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं? नहीं सैफान भाई, यहाँ पे आप थोड़े से गलत, मैं माजरत चाहता हूँ सर। गवर्नमेंट में जितने लोग बैठे हैं ना, वो अकले कुल हैं, उनको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। उनके दिमाग में जो चीज आएगी वो उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। जब इंप्लीमेंट कर देंगे और उसका अगर रिबटल आएगा तो फिर वो एक लेम एक्सक्यूज दे देंगे, वो ये इस वजह से ये हो गया। मतलब उस पर कोई नोटिस, कोई बंदा फारिग नहीं होगा कि यार आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, लोग जलील हुए। जिनकी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुई हुई थी, उनको बेचारों के, जब वो 10 तारीख को CDA के दफ्तर में पहुंचे हैं अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ट्रांसफर फीस के अलग पे ऑर्डर मांग रहे हैं। उसके बाद जो डिफरेंस है FBR वैल्यू का, वो अलग मांगा जा रहा है। मतलब अजीब। मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूं आपके चैनल के थ्रू। यहां पे इस्लामाबाद में एक DHA भी है, आपने सुना होगा। इसकी वैल्यूएशन नवंबर 2024 में हो चुकी थी जी। क्योंकि इसका मेजर चंक एरिया रावलपिंडी में फॉल करता है, तो जब से FBR वैल्यूएशन आ रही है, वो रावलपिंडी के SRO में DHA की वैल्यूएशन आती है। हमारी जो चीफ कमिश्नर साहिबा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद, अब जो नया नोटिफिकेशन आ रहा था उसके अंदर इसको दोबारा डाल दिया, नई वैल्यूएशन बढ़ा के। और अगेन वही बात कि 300%, 250%, 400% डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैल्यूएशन। सही सर, एक ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, उसको कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। एहसन मलिक साहब साथ मौजूद है। अहम तरीन इंकशाफात हैं प्रोग्राम में। इस्लामाबाद में टेरिटरी और रियल एस्टेट के शोबे के साथ जो वैल्यूएशन टेबल्स के साथ मजाक हुआ है, नवंबर 2024 में आया नहीं, अब आया तो एक दिन बाद वापस हो गया। ये कैसी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग है? आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, एहसन मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मुझे। एहसन साहब, ये तो मतलब जो अभी नॉर्मली आप शेयर कर रहे थे, इट वाज वेरी सरप्राइजिंगली कि ये क्या, अगर मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हुए, क्या हुआ और किस टेरिटरी के इस्लामाबाद पे एग्जैक्टली आप बता रहे थे एहसन मलिक साहब? मैं बात कर रहा था कि जो DHA है उसकी वैल्यूएशन हमेशा से रावलपिंडी के SRO में आती है और नवंबर 2024 में आ चुकी थी। जो हमारी चीफ कमिश्नर साहिबा हैं इस्लामाबाद की, उन्होंने इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन में रीवैल्यूएशन डाल दी, नहीं बढ़ा के। तो उसके ऊपर भी काफी शोर मचा कि मतलब आप एक एरिया की दो दफा तो वैल्यूएशन नहीं कर सकते। तो अभी उम्मीद है कि अब ये जो 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया स्टेक होल्डर्स का, तो उसमें DHA की जो वैल्यूएशन है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी नवंबर 2024 में हो चुकी है। और उम्मीद है कुछ सेंस प्रवेल करेगी और इस्लामाबाद की जो FBR वैल्यूएशन है उसको रैशनलाइज किया जाएगा। बट इसमें रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि सर प्लीज आप इसके बाद इसके जो जिनका एक्सपीरियंस है मतलब जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, DC ऑफिसेज हैं, ये उनका काम है वैल्यूएशन को देखना। आप खुदारा FBR से ये मैकेनिज्म खत्म कर दें। आपने मैक्सिमम करना है लाइजोन के लिए, तो हर DC ऑफिस में अपना एक FBR का नुमाइंदा बैठा दें चीजों को एवेल्युएट करने के लिए और वैल्यूएशन के लिए। क्योंकि DC ऑफिस में तहसीलदार अवेलेबल है, गिरदावर है, पटवारी है, वहां पे रजिस्ट्रार है, जहां पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन होती हैं, तो उनको रेट्स का बखूबी आइडिया होता है। तो अब बात यह है, हम तो कब से इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में वन वैल्यूएशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। उसमें प्रोविंसेस अपने टैक्सेस ले लें, फेडरल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस ले लें। मार्केट में इस वक्त हम 4-4, 5-5 वैल्यूएशन के ऊपर घूम रहे हैं। एक वो होती है जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, एक FBR वैल्यू है, एक DC रेट है, एक कैंटोनमेंट बोर्ड की वैल्यू है। और अगर आप बैंक से लोन लेने चले जाएं तो एक बैंक अपनी वैल्यूएशन खुद करता है। सही।
तो ये सारा जो इस साथ एनॉमलीज हो रही हैं इतनी सारी मल्टीपल, लेकिन ये इसमें से ये बताएं क्योंकि ये जो हर दफा जब आपकी यानी जो आप कह रहे हैं ना कि अकेले कुल है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अथॉरिटीज जो कहते हैं खुद फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये डाल आईएमएफ पे देते हैं कि आईएमएफ ने यूं करा तो आईएमएफ ये कह रहा है, तो आईएमएफ वो कह रहा है, तो अब आईएमएफ ये कह रहा है, रियल एस्टेट के शोबे में आईएमएफ ये कह रहा है। ये बहाना होता है या इन एक्चुअल आईएमएफ की तरफ से ये मुतालबात आते हैं सामने? सर आईएमएफ मैंने कभी भी आईएमएफ को मैं खास तौर पे रियल एस्टेट के शोबे के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ रहा हूं जी सर। मैं वही बता रहा हूं, आईएमएफ रेवेन्यू के मुतालिक बात करता है कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आप रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनको टैक्स करें। अब बात यह है बजाय इसके कि ये टैक्स नेट बढ़ाएं। अभी मैं पिछले दिनों चेयरमैन एफबीआर साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो 95% को पब्लिक है पाकिस्तान की वो तो इतना टैक्स पे नहीं करती, जो 5% है वो मैटर करते हैं। वो बात ये भाई 25 करोड़ में से आप 50 लोगों को फाइलर बनाएंगे और 50 लाख में से भी आपके अगर 30-40% नील की रिटर्न भरेंगे ड्यू टू हैवी टैक्सेशन, मतलब जब टैक्स की परसेंटेज आप ज्यादा रखेंगे तो लोग उसका दरमियानी या चोर का रास्ता निकालेंगे। यही चीज SIFC के जनरल सरफराज साहब ने जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें इसका बरमला इजहार किया कि हम जो FDI को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जो पाकिस्तान की इस वक्त टैक्सेशन का मैकेनिज्म है वो सूट ही नहीं कर रहा लोगों को। कंपनियां यहां से वाइंड अप करके दुबई भाग रही हैं। अब जब तक हम अपने टैक्सेस को रैशनलाइज नहीं करेंगे, टैक्स बेस को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको हम जो IMF ने भी ये काम किया, शायद आपके नॉलेज में हो, उन्होंने कहा कि जी FBR का जो पॉलिसी विंग है उसको उठा के फाइनेंस के अंदर लाया जाए। बट इन्होंने उधर बंदे तो शिफ्ट कर दिए, बट बंदे वही IRS के अफसर ही लगाए जो FBR में काम करते थे। बजाय इसके कि आप फ्रेश ब्रेन लेकर आते, कोई इकोनॉमिस्ट लेकर आते, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, कोई टैक्स लॉयर होते, कोई ऐसी टीम होती जो चीजों को रैशनलाइज करती, आम आदमी के लिए मतलब कुछ सहूलत होती कि आप एक रीजनेबल अमाउंट टैक्स की लगाएं। वो नहीं लगा। लेकिन ये ऐसा मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे जो मतलब अब जो इस पूरा सिनेरियो है इसके अंदर रियल एस्टेट ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कराची में आबाद वाले जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि भत्ताखोरी हो गई है, वो कहते हैं तमाम कंस्ट्रक्शन स्टॉल्ड हो गई है, हम काम नहीं कर रहे हैं, रुक गए। वो 1 महीने का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। इधर इस्लामाबाद में रियल एस्टेट आप जो वैल्यूएशन टेबल्स के साथ हुआ उससे रियल एस्टेट का काम आप कह रहे हैं, तो ये बाय डिजाइन हो रहा है शोबे के साथ, क्या हो रहा है आखिरकार, क्यों हो रहा है आखिरकार? अब मैंने बिल्कुल हसन बख्शी साहब की स्टेटमेंट देखी, वो कल प्रोग्राम में थे हमारे, उन्होंने तफसीलन बताया, उन्होंने फील्ड मार्शल से अपील करी, सब करा जी। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। उन्होंने आर्मी चीफ से अपील की है और मेरे ख्याल में इस चीज का नोटिस लिया जाएगा। बट मैं माजरत के साथ कुछ हमारे बिल्डर भाई भी ना कुछ शरारती हैं। अच्छा। मतलब वो डिस्प्यूटेड जगह परचेज कर लेंगे पैसे बचाने की खातिर और डिस्प्यूटेड जगह के ऊपर प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे। मतलब हर जगह पे कमी कोताही मौजूद है। बट ये जो भत्ताखोरी की पर्ची का सिस्टम है ये बंद होना चाहिए, इसको मैं कंडेम करता हूं और इसका नोटिस लेना चाहिए आर्मी चीफ को, अदारों को, कि ये मतलब क्यों कारोबारी तबके के साथ ये ज्यादती हो रही है। क्यों कैसे दुबई ईरान से बैठ के कोई फोन करता है और कहता है क्रिप्टो में पैसे आप जमा करवा दें और इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। मतलब हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? तो इसका मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक्शन होगा डेफिनेटली। और बट हमें भी अपना घर सीधा करने की जरूरत है। हमें चीजों को बेसिकली तो जैसे दुबई ने अपनी गलतियों से सीखा, हमारा काम है कि जो भी बिल्डर और डेवलपर है वो एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ऑपरेट हों ताकि किसी के साथ भी ज्यादती ना हो सके। बिल्डर्स और डेवलपर्स कैश में काम करते हैं, अगर वो काम बंद हो जाए उसकी जगह एस्क्रो अकाउंट होगा तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा भत्ताखोरी को खत्म करने का।
सर वो तो ठीक है, लेकिन सर पॉलिसी साजों के हवाले से पूछ रहा हूं मैं कि वो उनकी तरजीहात में ये नहीं है, या उनको या ये रियल एस्टेट का शोबा ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो जो अथॉरिटीज है हमारी, जिनको तजुर्बा नहीं है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या ये बाय डिजाइन हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये इसमें सैफान भाई किसी हद तक आप बाय डिजाइन इस वजह से कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की रजीम है, जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि वो इसको नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर समझते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे ब्लैक मनी पार्क होती है, तो उनकी पूरी कोशिश यह है कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसे मैकेनिज्म आए जिससे कि लोग डिस्करेज हों। अब उनका ये डिस्करेज करना, आप मतलब लोगों ने पैसा गोल्ड में शिफ्ट किया, बिटकॉइन में किया, आजकल सिल्वर की बारी है, डॉलर में कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, बिटकॉइन को तो रेगुलेटरी फंक्शन में लेकर आ रहे हैं, उसको तो बाकायदा एक एसेट क्लास अब ट्रेड करा जाएगा, तो वो तो एक अलग ही, वो जहां पर ज्यादा जैसे रिश्वत भत्ताखोरी मांगा जा रहा है उसको बेसिकली, और वो अच्छा चले, उसके जो भी सम्राट होंगे वो आगे जाके बात होगी, लेकिन रियल एस्टेट के साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है सैफान भाई, रियल एस्टेट का अदारा ही कोई नहीं है, लावारिस सेक्टर है ये। मतलब जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो भी आंखें बंद करके खामोशी से बैठे रहते हैं। मतलब बजाय इसके, मैं अक्सर ये प्रोग्रामों में ये बात कही है, आज आप स्टॉक मार्केट की ऊपर कोई पॉलिसी देना नेगेटिव, कोई ऐसी कदगन लगाएं, आप देखिएगा 2 घंटे के अंदर 10,000 पॉइंट माइनस करके देंगे। और उस वक्त आपके फाइनेंस मिनिस्टर को भी पसीने आ रहे होंगे, आपके रेवेन्यू मिनिस्टर को भी आ रहे होंगे कि वो 10,000 पॉइंट गिर गए। पर यहां पे लोगों की जमा पूंजी, हार्ड अर्न मनी, वो डूब गई। लोग यहां से पैसा लेके दुबई, टर्की, मलेशिया भाग गए। डेवलपर और बिल्डर्स की बात कर रहा हूं। और जो बिजनेसमैन गया वो एक अलग स्टोरी है। मतलब मैं हनीफ गौर साहब की भी देख रहा था, वो गौर इजाज साहब का, कि उन्होंने कहा कि अब तक $100 बिलियन पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। तो मतलब बात यह है, ये तो गवर्नमेंट ने सोचना है कि हम क्या पॉलिसी दे रहे हैं। आपने आज जो पॉलिसी रखी हुई है उसमें लोगों को यही बेहतर लगता है कि यहां से अपना कैपिटल आप बाहर मूव कर दें, क्योंकि जिस तरीके की टैक्सेशन है यहाँ पे। इस्लामाबाद के कैपिटल टेरिटरी में कितनी ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट की कम हुई है, ताकि हम अंदाजा लगाएं कि ये पैसा किधर डाइवर्ट हुआ होगा, टुवर्ड्स गोल्ड, टुवर्ड्स बिटकॉइन, या पाकिस्तान से बाहर गया होगा? कितना टर्नओवर में फर्क पड़ा है, कितना आपका एक साल के अंदर फर्क पड़ा है इन पॉलिसीज की वजह से आपके? मैंने आपको बताया कि अभी ये सिर्फ ये जो जुलाई से लेकर नवंबर तक है, पिछले साल से कंपेयर करते हुए 28% ट्रांजैक्शन में कमी हुई है। सही। और ऑलमोस्ट कोई 30 to 35% रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है रियल एस्टेट की टैक्सेशन से। वो यकीनी तौर पे एहसन साहब, ये सारा पैसा जो है ये या तो मुल्क से बाहर गया, या फिर ये गोल्ड और बिटकॉइन या किसी और एसेट में गया, यही हुआ है ना सारा, वो भी अनरेगुलेटेड। ये भी, और बिल्कुल बाहर भी जा रहा है, और बाहर ये तो जा रहा है। आप ये देखिए, जो फॉरेन रेमिटेंस बाहर से हमारे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के लिए आती थी, आपकी पॉलिसीज ने उनको भी डाइवर्ट कर दिया है। मतलब पहले ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पे रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करता था, बट वो जब लोगों के हालात और इस सेक्टर की का यतीम होना देखता है, तो उसके बाद वो कहता है नहीं यार, दुबई ठीक है, टर्की ठीक है, मलेशिया ठीक है। और उसके बाद जब उसने यहां पे एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो दुनिया तो आपको ऑफर करती है कि हम आपको पासपोर्ट देंगे, आपको ROI पे करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है अगर आपने यहां पे प्रॉपर्टी परचेज की तो आपने गवर्नमेंट को रेंट पे करना है। एग्जैक्टली। और फिर पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। फिर हम ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान, हम तो ये SIFC के जरिए इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के प्लान बना रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। हम ये कह रहे हैं जी कि इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर भत्ते से परेशान हो रहा है, लोकल बिजनेसमैन काम नहीं कर पा रहा, रियल एस्टेट का शोबे की आप कह रहे हैं ट्रांजेक्शंस कम हो रही हैं, तो फिर कैसे ये SIFC के जो ब्रॉडर गोल्स हैं हम कैसे अचीव करेंगे ये सब कुछ? आया ये सब बातें हैं बस खाली? बात ये सैफान भाई, हमने जिन लोगों को जिन सीटों पे बिठाया हुआ है ना, वो उन सीटों के अहल नहीं है। उनका जॉब नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस उस रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मतलब जैसे भी आप एंकर हैं, अगर मैं आपको PIA का चेयरमैन लगा दूं तो क्या होगा?
आपको साल 2 साल चीजों को समझने में लगेगा ना। एग्जैक्टली ज्यादा ऐसा लग जाएगा कि मैं जो समझने में मैं तो बेड़ागर कर तो दूंगा ना। अभी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान उसी फेज में है कि आपने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है कि वो काम सीख रहे हैं, अभी वो समझ रहे हैं। जिस दिन वो काम सीख जाएंगे तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, फिर उनको अपनी पॉलिसी में भी गलतियां नजर आएंगी और फिर शायद वो बेहतर पॉलिसियां दे सके। ऐसा था, हमने तो 1000 बार हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं एफबीआर को ऑटोमेट करने के लिए, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, कभी कोई डोनर प्रोजेक्ट, कभी ये कभी वो, ऑटोमेटेड सिस्टम, ह्यूमन इंटरेक्शन जीरो। तो वो फ्रूटफुल क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं ये इदारा दुरुस्त हो सका है? इसको रिफॉर्म, इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हुई है कि 2 हिस्से बना दें, ये कर दें। ये क्या वजह है कि ये कभी भी सही नहीं हो सका, या मामला इधर से दुरुस्त नहीं हो पाया? इधर से क्या वजह है इसकी? इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक विल नहीं है और दूसरा पॉलिटिकल इश्यूज। लोग यहाँ पे चीज़ों पे ग्रिप करना चाहते हैं। ये जब इंटरम सेटअप था, जब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम शमशाद थी, अगर वो को 2-1 महीने और रह जाती तो शायद आप एफबीआर को एक डिफरेंट शेप में, एक डिफरेंट लुक में देखते। बट अनफॉर्चुनेटली मैडम शमशाद चली गई, टेन्योर पूरा हो गया, और उसके बाद आने वाली जो टीम थी उनको सूट करता था कि एफबीआर एज इट इज रहे। पहले मलिक अमजद जुबैर टिवाना साहब थे चेयरमैन, हमने पीएम के मुंह से उनकी बहुत तारीफें सुनी। अब आजकल राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हैं, वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की आंख के तारे हैं और बहुत ब्लू आइड हैं। तो अब राशिद लंगड़ियाल साहब बेसिकली तो डीएमजी ग्रुप के हैं, तो अब वो उनको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ आ रही है। तो जब वो समझ जाएंगे तो फिर पॉलिसी बेहतर होगी। और जब तक समझ में इस तरह नोटिफिकेशन, एसआरओ एक दिन एक, दूसरा दिन दूसरा, एक दिन एक नोटिफिकेशन मुअत्तल, ये वो। लेकिन आप ये कहेंगे एक प्लेटफॉर्म से इससे कि तहकीकात होनी चाहिए कम से कम कि नवंबर 2024 में ये जो एफटीओ पे डाल रहे हैं, इसकी तहकीकात हो, हकायक क्या थे अवाम के सामने आए, कौम के सामने आए, या प्राइम मिनिस्टर के सामने आए, एक्शन हो कि वाई वो इस्लामाबाद लेफ्ट आउट नवंबर 2024 में। बात ये, अब प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे नोटिस लेंगे तो क्या नोटिस लेंगे, क्योंकि आगे चेयरमैन एफबीआर साहब राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हैं, तो उन्होंने वैसे ही इसको जो एसआरओ था उसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया। तो अब देखिए उसके ऊपर, अब जब रियल एस्टेट के साथ ये दोबारा बैठेंगे एफबीआर वाले तो निगोशिएशंस होंगी, वो वैल्यूएशन बताई जाएंगी। बट मैं तो इन दी लॉन्ग रन बता रहा हूं कि एफबीआर जब भी ये वैल्यूएशन की बात चलती है, पूरे पाकिस्तान में चीजें चोक हो जाती हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ वैल्यूएशन, इट्स अ बेसिकली टैक्स। क्योंकि आप इसको बढ़ाते हैं टैक्स की रिकवरी के लिए, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने के लिए। मतलब लोगों को शायद खाली ये ख्याल होता है कि वैल्यूएशन बढ़ रही है, इससे क्या इंपैक्ट होगा। इससे बेसिकली आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ती है। तो वो कोशिश करता है एफबीआर कि मैं इसको मैक्सिमम पे लेके जाऊं ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े। और प्रॉब्लम ये है, लोगों के पास इतना वाइड सोर्स नहीं है जो आप लोगों ने इस तरीके से ये मैकेनिज्म बना दिया हुआ है पाकिस्तान में। तो अब मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा लोग काम सीख रहे हैं, जिस वक्त थोड़ी सी काम की इनको समझ आ जाएगी तो फिर शायद बेहतर पॉलिसीज बने। नहीं, लेकिन आपने जिस तरह कहा था कि ये जो ये वाला एसआरओ आया था जिसमें वैल्यूएशन आए थे टेबल्स, तो आप अवेयर नहीं थे, यू आर अवेयर, आप टीवी, आपको मीडिया से पता चला, ये आप मेहताब हैदर साहब की स्टोरी, और यानी ये खबर जो थी ये आपको थ्रू न्यूज पता चली है, ये नहीं पता था कि ये नोटिफिकेशन आएगा? बिल्कुल नहीं पता था भाई। मैंने आपको बताया कि मेहताब हैदर और सोहेल सरफराज की अखबार की खबर से लोगों को पता चला, या 10 तारीख को जब लोग अपने अपने कंसर्न्ड अथॉरिटी में, सीडीए में, डीएचए में, सोसाइटीज में अपनी ट्रांजैक्शन के लिए गए, तो वहां पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट थे उन्होंने ट्रांजैक्शन रोक दी। और अब आप ये सोचें कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी लंदन से, अमेरिका से, दुबई से कोई आया हुआ है 2-4 दिन के लिए, और आपने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया जो समझ ही नहीं आ रही थी लोगों को कि क्या करें। मतलब आपको पूरी दुनिया में ये मैकेनिज्म है कि आपने अगर कोई चीज चेंज करनी है, आप उसको 30 डेज 40 डेज के लिए प्रपोज रेट लगाए जाते हैं वेबसाइट पे, ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं, और उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इस डेट से ये इंप्लीमेंट होगा।
मेरी तो अभी भी आपके चैनल से तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि आपने बेशक 31 जनवरी का टाइम दे दिया है, आप बिल्कुल कंसल्टेशन करें, बट आप अभी देखें, अभी वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, उसके बाद जून में बजट आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो मतलब आप एक ही साल में 2 दफा लोगों को जिबा करेंगे। तो बेहतर है कि जो वैल्यूएशन आप अभी डिसाइड करते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से रखें, बजट के साथ लिंक करके, ताकि लोग मेंटली चीजों के लिए तैयार हों। ठीक है एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। एक ब्रेक के बाद समराइज करने आएंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। इस्लामाबाद में जो रियल एस्टेट वैल्यूएशन टेबल्स हैं उसके साथ जो ड्रामा हुआ, जिस तरह से वो नोटिफाई हुए फिर वापस हुए, वो पूरा मामला क्या था, पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, अहम सवालात उठाए। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक की मुझे एक्सपर्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत